हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पर। तो वीडियो की थंबनेल तो आपने देखी होंगे और तभी तो इस वीडियो तक पहुंचे हो। तो मेरा बस एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे है, क्या आप टैक्स भरते हो? आप ये बोलना कि सर हम तो टैक्स भरते ही नहीं। आप हर कोई इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है ना, वो टैक्स भरता है। अब टैक्स भरता है तो कैसे भरता है? अब में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं हम टैक्स कैसे भरते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा आप टैक्स क्या भरते हो। तो मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूं, मैं आपको सबसे पहले बता दूं। तो इस वीडियो में जो हमारा टैक्स सिस्टम है, इंडिया में जो टैक्स सिस्टम चल रहा है, जो टैक्स के टाइप्स है और हमारा जो सिस्टम है टैक्स कलेक्ट करने का, उसकी अच्छी बातें क्या है, उसकी बुरी बातें क्या है, ये टोटल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और टैक्स के टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं, मैं गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देते हैं ये बताऊंगा मैं आपको। और जो शुल्क होता है, चार्ज होता है और टैक्स होता है, इनके बीच का एक फर्क होता है छोटा सा, जो बहुत बार एग्जाम में भी आ जाता है, वो भी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो इंटरेस्टिंग बनने वाली, इसकी 100% गारंटी है, आप इसका टेंशन मत लीजिए। तो इस वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको हम बेसिक से बेसिक बातें क्या करवाते हैं, समझाते हैं। तो चलिए आते हैं हमारे बोर्ड तरफ। तो हमने ये आपके लिए रखे नोट्स, इसको हम कर देते हैं आपके पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको बड़ा अच्छा दिखाई दे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे से होती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो भारतीय कर प्रणाली है, जो भारतीय क्या है, कर प्रणाली, मतलब जो हमारा इनकम टैक्स या टैक्स का सिस्टम है, उस टैक्स के सिस्टम को हम मानते हैं कि विकसित संरचना है। विकसित संरचना है मतलब यहां पर अलग अलग बातें आती है, मतलब विकसित है हमारी संरचना। जो टैक्स का स्ट्रक्चर है कलेक्ट करने का, वो थोड़ा नया है, डेवलप्ड है। दूसरी चीज, इसमें क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है, क्या होती है इसमें, क्या होता है, केंद्र सरकार जो होती है वो व्यक्तियों और संस्थाओं से, किससे, व्यक्तियों से और संस्थाओं से, मतलब आप लोगों से और कंपनियों से भी क्या लेती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष की क्या करती है, वसूली करती है। कौन करती है, केंद्र सरकार। अब आप बोलोगे सर राज्य सरकार नहीं करती क्या? राज्य सरकार भी करती है, आपका स्थानीय निगम भी करता है। आगे चल के बताता हूं कि हमसे टैक्स लेने वाले लोग कौन कौन हैं। तो हमसे 3 लोग टैक्स लेते हैं भैया, एक तो केंद्र सरकार ले लेती है, एक तो राज्य सरकार ले लेती है, और एक स्थानीय निकाय। जैसे आप गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत, नगर परिषद आपने सुने होंगे ना, ये लोग भी हमसे टैक्स लेते हैं। तो हमारे भारत में जो टैक्स का सिस्टम है वो 3 स्तरीय है, और आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा उसका। चलिए, तो हमने अभी क्या बोले कि केंद्र सरकार क्या करती है, व्यक्तियों से और संस्थाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर वसूल करती है। अब आपके दिमाग में और क्वेश्चन आया होगा कि ये प्रत्यक्ष क्या होता है, ये अप्रत्यक्ष क्या होता है। समझना तो पड़ेगा ना कि प्रत्यक्ष क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है। तो आगे थोड़े ही मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद मैं आपको दोनों चीजें समझा दूंगा कि प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। बस आप थोड़ा सा आप इस बात को समझिए कि क्या क्या हुआ है अभी तक। तो जो हमारी भारतीय कर प्रणाली है वो एक विकसित कर प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? विकसित कर प्रणाली है, जहां केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर वसूल करती है। किससे? व्यक्ति और संस्थाओं से। तो अभी मैं आपको पहले समझा दूं कि हमारी जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं, वो क्या होते हैं, ताकि आपको ये ऊपर वाली लाइंस का एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से समझ पाए। तो मैं इस वाले स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और मैं आपको दिखाता हूं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में कि ये होते क्या है। सो जैसे पहला वर्ड है हमारे पास, कौन सा है हमारा पहला वर्ड, वो है हमारा प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, तो सीधे जिस व्यक्ति से जो कर होता है ना, वो कर सीधे उस व्यक्ति से वसूला जाता है। जैसे मान के चलो, हम थोड़ी सी डायग्राम बना लेते हैं। तो हम ये डायग्राम में ऐसा दिखाएंगे आपको कि मान के चलो ये सरकार है, ये कौन है, आपकी सरकार है, और यहाँ पर आप हो कॉमन पर्सन आप। अगर सरकार आपसे क्या लेती है, कर लगाती है आपके ऊपर, कि आपको बोलती है कर दो, और आप ही इस कर का पेमेंट करते हो सरकार को, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है प्रत्यक्ष कर यानी क्या होता है, तो आप बड़ा सिंपल सा आंसर करोगे। आप क्या करोगे, आप आंसर कि अगर कर सरकार लगाता है और वही व्यक्ति उस कर का भुगतान करता है, सरकार ने कर मेरे ऊपर लगाया और मैं वो टैक्स को भर दूं, तो कौन सा कर हो गया हमारा, प्रत्यक्ष कर हो गया। वही बात यहां लिखी है कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे व्यक्ति सीधे तौर पर वसूला जाता है व्यक्ति से, यानी डायरेक्ट उस व्यक्ति विशेष पर आरोपित किया जाता है। और प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की संपत्ति और आय पर तत्काल लगाए जाते हैं। मतलब कहां लगाया जाता है आपका प्रत्यक्ष कर, तो आपकी संपत्ति पर और आपकी आय पर, और करदाता द्वारा सरकार को सीधे भुगतान किया जाता है। मतलब सरकार को जो कर भुगतान करता है व्यक्ति, वो खुद ही करता है, किसी और से करवाना नहीं पड़ता। उसी क्या कहा जाता है,
प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे हमारा आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, हमारा मृत्यु कर हो गया, उपहार कर हो गया, धन कर हो गया, ये सब चीजें हमारे कौन से कर के अंदर आती है? तो ये चीजें सब हमारे प्रत्यक्ष कर के अंदर आती है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो यहां पर जो हमारा इनकम टैक्स है सबसे पॉपुलर चीज है। प्रत्यक्ष कर में जो सबसे पॉपुलर टैक्स चलता होता है इनकम टैक्स, आयकर। बहुत सारे लोग इस वीडियो को जो देख रहे होंगे और उनकी इनकम अगर 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसी अगर इनकम होंगी जो 2.5 लाख से ज्यादा होंगी, उनको टैक्स को भरना पड़ता होगा। तो ये जो टैक्स भरते हैं ना, वो कौन सा होता है? आयकर होता है। तो आयकर ये सबसे पॉपुलर टैक्स में से एक है, लोकप्रिय है ये। और यहाँ पर क्या होता है, तो अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग स्तर पर अलग अलग टैक्स स्लैब से क्या किया जाता है? आयकर लिया जाता है। और कुछ व्यक्तियों को छूट भी दी जाती है। मतलब यहां पर हमने बोले व्यक्तियों से लिया जाता है, तो व्यक्तियों का मतलब किससे है? तो व्यक्तियों का मतलब होता है कोई परिवार से लिया जा सकता है, कंपनियों से लिया जा सकता है, फर्म से, सहकारी समितियों से, ट्रस्ट से। देखो इनकम टैक्स के अंदर बेटा हर एक चीज को कवर करने की कोशिश किया गया है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको इनकम टैक्स भरना ना पड़ता होगा। अगर एक मंदिर है, एक ट्रस्ट है, उस मंदिर में भी अगर इनकम ज्यादा होती है तो उनको भी टैक्स देना पड़ता है। हमारे लॉज हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रत्यक्ष कर यानी क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर देना आप। क्या बोला? अगर सरकार ने किसी व्यक्ति पर कर लगाया हो और वही व्यक्ति कर का क्या करता हो? भुगतान करता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष कर कहा जाएगा। क्लियर है ये बात आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आइए हमारे साथ हम बात करते हैं किसके बारे में? अप्रत्यक्ष कर में। मान के चलिए ये आप हो। कौन हो? आप हो। और आपने एक पेन खरीदे हो। मान के चलो आपने क्या खरीदे हो? एक पेन खरीदे हो किसी शॉप वाले से। किसी शॉप वाले से आपने क्या खरीदे हो? एक पेन खरीदे हो। और ये जो पेन थी ना, ये पेन में 6 रुपए की पेन थी और 1 रुपए का जीएसटी था। अब आज के डेट में जीएसटी कौन नहीं जानता भला? सामान और वस्तु पर जो खर्चा लगता है उसी को क्या कहा जाता है? जीएसटी कहा जाता है। तो पेन जो थी 6 रुपए की बनाई और 1 रुपए के टैक्स के साथ कितने रुपए की थी? 7 रुपए की थी। सरकार ने क्या किया? वो सरकार ने टैक्स किसके ऊपर लगाया? उस शॉप वाले भाई साहब पर लगाया, उस दुकान वाले भाई साहब पे लगाया। पर ये दुकान वाले भाई साहब ने क्या किया? वही पेन आपको बेच दी और आपसे कितने रुपए ले लिए? 7 रुपए आपसे ले लिए। अब मुझे बताओ, जो 1 रुपए का टैक्स था वस्तु पर लगाया गया, वो किसके ऊपर लगाया गया था? दुकान वाले भाई साहब पर लगाया गया था। लेकिन उसका पेमेंट किसने किया? हमने किए ना, क्योंकि ये जो 1 रुपया गया वो आपसे और मेरे ईटो पॉकेट से गया है। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर कर लगाया किसी और को गया। कर सरकार ने लगाया किसके ऊपर? टैक्स किसके ऊपर लगाया? उस दुकान वाले भाई साहब पर लगाया। लेकिन उन दुकान वाले भाई साहब ने वो टैक्स किससे ले लिया? हम लोगों से ले लिया। तो ऐसे कर को क्या नाम दिया जाता है? अप्रत्यक्ष कर माना जाता है, बोला जाता है। जैसे देखो, प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो वस्तु एवं सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर लगाए जाते हैं। ऐसे कर जो काय पे लगाए जाएंगे? वस्तु एवं सेवाओं पर लगाए जाएंगे। और ये वसूल किससे किए जाएंगे? जनता से वसूल किए जाएंगे। तो ऐसे करों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे करों को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। क्या क्लियर है आपको इतनी बात? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं के विक्रेता द्वारा उस कर को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। हमारा कर किसने लिया था? देखो, ये दुकानदार वाले भाई साहब ने लिया ना 1 रुपया का जीएसटी हमारा। तो वही इकट्ठा करने का काम कौन करता है? विक्रेता करता है। और बाद में जो सरकार होती है हमारी, वो वसूल किनसे कर लेती है? इन विक्रेता भाई साहब से क्या कर लेती है? वसूल कर लेती है वो अप्रत्यक्ष कर। तो ये अप्रत्यक्ष कर पर कार्रवाई जो नियंत्रण रखने का काम करता है वो कौन करता है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर करता है। और जो हमारा सीमा शुल्क बोर्ड है, ये दोनों लोग ऐसे हैं जो इनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम या कार्रवाई करने का काम करते हैं। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होंगी। अगर सरकार ने कर मेरे ऊपर लगाया और मैं ही भरूं, कौन सा कर? प्रत्यक्ष कर। अगर कर सरकार ने किसी और पर लगाया, सरकार ने कर किसी और पर लगाया और उसका भुगतान मैं करूं, आप लोग करें, हम लोग करें, तो उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। क्या क्लियर हो गई आपको बात? तो ये 2 तरीके के कर माने जाते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा,
मैं आपको ये पूरा क्लीन करके अब हमारे मेन वाले टॉपिक के ऊपर चलते हैं और हम वहां बात करते हैं हमारे आगे वाले पॉइंट के बारे में। तब तक उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसा इस क्लास में जो देख रहा होगा इस वीडियो को और उसको अप्रत्यक्ष कर समझ में नहीं आया हो या प्रत्यक्ष कर समझ में नहीं आया हो, ऐसा कोई नहीं होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाते हैं आगे की बात कि अब जब हमने बात कर चुके हैं कि हमारे प्रत्यक्ष करों में अप्रत्यक्ष कर ये दो तरीके के कर होते हैं, हमने बात कर चुके हैं। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आयकर आता है, संपत्ति कर आता है, निगम कर आता है। मतलब हमारी कमाई के ऊपर कर लगाया जाता है, हमारी संपत्ति ऊपर कर लगाया जाता है और निगम कर लगाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या क्या आता है। फिर अप्रत्यक्ष कर जो आज तो बहुत फेमस है, अप्रत्यक्ष कर में एक नाम तो आप तो जानते ही हो, कौन सा है वो, जीएसटी है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है। तो अप्रत्यक्ष कर में क्या आता है आपका, बिक्री कर, विक्रय कर आता है, उत्पादन शुल्क आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, सर्विस टैक्स आता है। तो इन सभी नामों को अब तो एक ही नाम दिया गया है, इनमें से बहुत सारे नामों के लिए बहुत फेमस सा नाम क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये हमारा अप्रत्यक्ष कर का सबसे पॉपुलर नाम है जो आपको याद रखना है। क्लियर है बात। दूसरी बात हमने बोले थे कि भारतीय जो कर संरचना है वो 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय संरचना का मतलब क्या है, तो 3 लोग हमसे कर लेते हैं। जो कर लगाया जाता है वो कितने लोगों से लगाया जाता है, 3 लोगों से। आइए चलो दिखाता हूं कौन 3 लोग है। केंद्र सरकार है, कौन है आपकी, केंद्र सरकार है, और एक कौन है आपकी, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय निगम निकाय है। स्थानीय निगम निकाय का मतलब क्या है, तो आप जिस गांव में रहते हो उस गांव की ग्राम पंचायत, अगर आप नगर परिषद में रहते हो वहां की नगर परिषद, या फिर आप किसी महानगर पालिका में रहते हो तो महानगर पालिका आपसे क्या लेती है, टैक्स लेती है। तो कितने लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो केंद्र सरकार टैक्स लेती है, राज्य सरकार टैक्स लेती है और स्थानीय निकाय भी क्या लेता है, आपसे टैक्स लेता है। अब टैक्स लगाने का अधिकार कहां से मिल गया सरकार को, तो आपको पता है ना, सबसे पावरफुल चीज जो है हमारा क्या है, संविधान है। तो संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार कानून के अधिकार के बाहर भी कोई, कानून के अधिकार के बाहर कर नहीं लगाया जा सकता या एकत्र नहीं किया जा सकता। मतलब ये कर लगाने का अधिकार जो दिया गया है वो सरकार को, ये किसने दिया है, संविधान ने दिया है। लेकिन कोई भी सरकार संविधान के बाहर जाकर टैक्स लगा नहीं सकती या तो फिर कलेक्ट नहीं कर सकती, एकत्रित नहीं कर सकती। ये कहाँ बोला गया है, अनुच्छेद 256 में बोला गया है। इसलिए जब भी कोई कर निकाले जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो कानूनी समर्थन से या कानून की सहायता से ही लगाए जाते हैं। अगर जीएसटी लगाना चालू किया गया तो सबसे पहले जीएसटी का क्या बनाया गया, कानून बनाया गया। अब जब ये जीएसटी का कानून बनाया गया तभी आज लोगों से जीएसटी क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है। तो ये चीज आ गई जो मैंने आपको हमारे टैक्स सिस्टम के बारे में बता दिया कि हमारे टैक्स सिस्टम में टैक्स होता क्या है, काम कैसे करता है, टैक्स की टाइप क्या है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं और अब बात समझते हैं कि हमारे देश की जो टैक्स प्रणाली है, कर का सिस्टम है, जो हमसे कर लगाया जा रहा है, क्या वो सही है या गलत है, या फिर कर लगाने का अधिकार सरकार को दिया है तो क्या हमें कर क्यों देना चाहिए, रीजन क्या है। और दूसरी चीज हम समझेंगे कि ये शुल्क यानी क्या होता है और ये टैक्स यानी क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूं और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि हम सरकार को टैक्स क्यों दे। इस बारे में हमारा मुद्दा यही है कि सरकार को टैक्स क्यों दूं। बहुत सारे लोग, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, वहां पर बहुत सारे, एक टैक्स के बारे में वीडियो बनाया था, वहां पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, सर हमारी मेहनत का पैसा हम सरकार को क्यों दे। देखिए जो टैक्स देना है ना वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ठीक है, क्यों है अच्छी बात, तो वो समझिए यहाँ पर हमें टैक्स क्यों देना चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि करदाता द्वारा दिया जाने वाला एक अनिवार्य अंशदान, जो हम टैक्स पेयर है तो हमारे लिए अनिवार्य है, सरकार ने हमें लगाया है टैक्स तो हमें टैक्स देना ही पड़ेगा। ये क्यों लगाया जाता है, तो इसका जो उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है, आय और संपत्ति की जो असमानता है उसको कम करने के लिए। मतलब देखिए हमारे समाज में 2 तरीके के वर्ग पाए जाते हैं। एक वर्ग कौन सा हमारा, तो एक होता है हमें अमीर वर्ग, एक मध्यम वर्ग और एक होता है निम्न वर्ग। अच्छा 3 स्तरीय हमारा समाज है, ऐसा समझिए। कुछ अमीर लोग हैं, कुछ मिडिल क्लास लोग हैं और कुछ बिलो मिडिल क्लास है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये 3 स्तरों में बहुत गैप हो गए, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। तो इसके बीच की जो असमानता है
अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा है, गरीब लोगों के पास कम पैसा है। तो इस पैसे को कम करने के लिए, इस दूरी को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है। तो और इस दूरी को कम करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। और ये जो टैक्स का पैसा आता है, सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए यूज कर लेती है, मतलब रोजगार का स्तर बढ़ाने के लिए यूज करती है। फिर इससे क्या होती है? तो आपकी आर्थिक स्थिरता या वृद्धि प्राप्त होती है, होने में क्या होती है? सहायता होती है। जिस देश में टैक्स ज्यादा कलेक्ट होता है ना, उस देश का आर्थिक विकास होना भी तय होता है। हमारा जो पैसा सरकार हमसे लेती है, उसको रोजगार जैसे अवसर बनाती है, नए नए कामों पे लाती है, और वहां पर क्या करती है? वो खर्च करती है। तो यही चीज टैक्स से बेनिफिट मिलता है, जो कि आवश्यकता रूप से सरकार को बनाए हुए कानून के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है। और जो कर होता है, तो उसमें क्या होता है कि सरकार जो भी निश्चित करती है, उसी का यूज कर कर जो पैसा लेती है, वही लोगों के भलाई के लिए क्या किया जाता है? काम किया जाता है। तो ऐसी बात है सर, कर के बारे में सरकार के हाथ ऐसे है कि एक हाथ से पैसा लेंगी सरकार लोगों से, और वही जो पैसा आया है वो दूसरे हाथ से दूसरे लोगों के भलाई के लिए, समाज के गरीब निम्न स्तर के लोगों पर क्या करती है? खर्च करती है। तो क्या हमें टैक्स देना चाहिए? तो आप ही बताइए। देना चाहिए, क्योंकि अगर अमीरी और गरीबी की दूरी कम हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, देश का आर्थिक विकास हो रहा है, तो हमें टैक्स देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे इस वाले कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होते हैं कि सर शुल्क और कर में कोई फर्क है क्या? तो हाँ बेटा, शुल्क और कर में फर्क है। पेपर में भी अगर आप पेपर देते हो, कोई बच्चा पेपर के लिए पढ़ रहा है, तो उसको भी बता दूं, 4 मार्क का क्वेश्चन है या 2 मार्क के लिए एमसीक्यू में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन में आ जाता है, छोटा डिफरेंस बिटवीन के लिए, कि शुल्क और कर में क्या अंतर होता है। तो अगर कोई हमें सेवा मिल रही है, कोई हमने निश्चित सेवा ली है और बदले में उसको पैसा दिए है, हमने कोई सेवा ली है और बदले में मैं किसी को पैसा दूं, तो उसे क्या कहूंगा? शुल्क कहूंगा, चार्जेस कहूंगा, फीस कहूंगा। लेकिन अगर सरकार द्वारा, लेकिन कर केवल किसके द्वारा लगाया जाता है? सरकार द्वारा। और दूसरी चीज, ये किसी निश्चित सेवा के लिए नहीं होता। ये जो कर लगाया जाता है किसी एक निश्चित काम के लिए नहीं है, बहुत सारे कामों के लिए क्या लगाया जाता है? कर लगाया जाता है। तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और मुझे टैक्स लगाया गया, तो वो काम कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार उसके ऊपर क्या लगा सकती है? टैक्स लगा सकती है। तो किसी निश्चित काम के लिए कर नहीं दिया जाता, लेकिन किसी निश्चित काम के लिए अगर कोई निश्चित सेवा है मिली है मुझे, तो उस सेवा के लिए मुझे क्या देना पड़ता है? किसी को शुल्क देना पड़ता है। जैसे आप ऐसे समझो, मैं पढ़ा रहा हूं और थोड़ी बहुत इनकम हो गई मेरी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। मतलब पढ़ाना मेरा काम हो गया और मुझे क्या देना पड़ा? कर देना पड़ा। तो निश्चित सेवा के लिए एक हो गया, तो ये सरकार को दिया मैंने। दूसरी चीज, मैं एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताया और डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट करवाया और मुझे ठीक करवा दिया। तो डॉक्टर ने मेरे से पैसे लिया, तो अब मैंने डॉक्टर ने पैसे मुझसे लिया है ना, उसको मैं टैक्स नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? मैं उसको शुल्क बोलूंगा। तो अगर आप ऐसा समझो कि अगर हम कोई भी पैसा सरकार को देते हैं, क्या बोला मैंने? बताओ मुझे एक बार वापस से। अगर कोई भी पैसा हम किसको देते हैं? सरकार को देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे टैक्स कहा जाता है। और जब हम किसी व्यक्ति को देते हैं किसी सेवा के बदले में, तो उसे क्या कहा जाता है? शुल्क कहा जाता है। वापस से बोलो मेरे पास, अगर किसी व्यक्ति ने मुझे सेवा दी है सर और मैं उसको पैसे दूं, तो वो शुल्क है। लेकिन अगर सरकार को मैंने कोई पैसा दिया हो, भले ही सरकार मुझे कोई सेवा दे या ना दे, तो उसे क्या कहा जाता है? बोलो बच्चा जल्दी से। सर उसे कर कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे बात करते हैं। इसमें इस तरह समझ सकते हैं कि कर एक अनिवार्य सेवा है जिसे सरकार के आदेशानुसार अनिवार्यतः देना पड़ता है। टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। अगर सरकार ने बोला है आपको टैक्स का पेमेंट करना है, तो आपको टैक्स का पेमेंट करना ही है, अनिवार्य है। आइए अब हम समझेंगे बेटा, क्या समझेंगे? तो जो हमारी कर प्रणाली है उसके गुण क्या है और उसके दोष क्या है, कमियां क्या है, दोनों चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे कर प्रणाली की अच्छी बातें, कि हमारे टैक्स सिस्टम में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, वो हम आपको सबसे पहले समझाते हैं कि हमारे टैक्स प्रणाली में कौन सी अच्छी बातें हैं जो हमारे अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाती है या हमारे कर प्रणाली को अच्छा बनाती है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लूं ताकि आपको हमारी बनाए हुए पूरे के पूरे पॉइंट्स अच्छे से दिखाई दे। तो पहला पॉइंट है बहु कर प्रणाली का होना। अब बहु कर प्रणाली मतलब हमारे भारत देश में जो कर प्रणाली है वहां पर एक कर नहीं है, बहुत सारे कर है।
पहला जो कर है हमारा प्रत्यक्ष कर है और कुछ क्या है हमारे अप्रत्यक्ष कर है। मतलब यहाँ अलग अलग तरीके के क्या लगाए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं। तो हमारी पहली जो हमारी गुण हो गया, विशेषता हो गई हमारे कर प्रणाली की, वो क्या है, बहु कर प्रणाली। मतलब यहाँ बहुत सारे तरीके से क्या लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के कर लगाए जाते हैं। फिर है अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना। जो हमारे कर सरकार लेती है, हमसे कर लेती है, तो सरकार को आय नहीं कमाना, सरकार का उद्देश्य जो है वो समाज को अधिकतम लाभ प्रदान करना होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरकार अगर हमसे पैसा ले रही है तो सरकार कमा रही है, सरकार खजाना भर रही है। ऐसा नहीं होता। सरकार का काम है सामाजिक जो समाज है उसको अधिकतम क्या पहुंचाना, लाभ देना। तो इसकी विशेषता या इसका गुण यह है कि आमतौर पर कर का अर्थ यह समझा जाता है कि कर लगाकर इसलिए जाते ताकि जनता से सीधे सीधे क्या की जा सके, आय प्राप्त की जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तव में इसका प्रमुख उद्देश्य होता है जनता से अर्जित जो लाभ है उस लाभ का यूज करके, मतलब इसका प्रमुख उद्देश्य जो बनता है वो ये बनता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ क्या करना, प्रदान करना। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि सरकार आय कमाना नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि अमीर लोगों से पैसा लेकर वो गरीबों पर खर्च करे। मतलब सरकार का उद्देश्य यह कहीं नहीं हुआ कि वो लाभ कमाए। सरकार चाहती है कि सामाजिक लाभ प्रदान हो। लो जो समाज है, जहां समाज का जो निम्न स्तर है उसको ऊपर, उसका लेवल ऊपर लाया जाए और अमीर लोगों के पास से जो ज्यादा का पैसा है उसको लाया जाए। मतलब अमीर और गरीबी की इस दूरी को क्या करने का काम करते हैं, कम करने का काम टैक्स करता है। ये हमारा एक और गुण है। कर प्रणाली लोचपूर्ण है। तो जो कर लगाया जाता है वो जो करों की दर होती है उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगर सरकार को लगता है कि हमने इस साल कम कर लिए हैं तो सरकार अगले साल करों की दरों को बढ़ा देंगे। अगर सरकार को लगता है कि इस साल कम टैक्स आया है या ज्यादा टैक्स आया है, ऐसा सरकार को लग रहा है, तो हो सकता है कि अगले साल करों की दर क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब करों की जो प्रणाली है वो लोचपूर्ण है, इसमें आराम से परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष करों की दर, जो करों की दर होती है, स्लैब होते हैं, उसमें परिवर्तन करते हुए राजस्व में परिवर्तन किए जाते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि भारतीय जो कर प्रणाली है वो लोचपूर्ण है। सरकार बोलती है ना कि कभी इनकम टैक्स जो लगाती है वो कम लगाती है तो कभी ज्यादा लगाती है। 10% का 12% करती है, 12% का 8% कर देती है। तो ये सब किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में। मतलब हमारी जो भारतीय कर प्रणाली है वो लोचपूर्ण है। लोचपूर्ण है मतलब इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। फिर इसकी जो नेक्स्ट है वो है इसका समानता पर आधारित सिद्धांत। जैसे मैंने बोला कि ये कर लगाने का जो मेन पर्पस होता है ना वो यही होता है कि जो हमारे धनी व्यक्ति है उनसे कर लेना, उनके ऊपर अधिक भार होता है और निर्धन व्यक्तियों पर क्या करना चाहती है, भार कम करना चाहती, कम पड़े। सरकार का एजेंडा यही है कि एक हाथ से पैसा लो और दूसरे हाथ से गरीबों को पैसा दो। मतलब ये समानता बनाना ही रखना चाहती है। जो समाज में आज के दिन में जो असमानता है हमारे समाज में उसको क्या करवाना चाहती है, कम करवाना चाहती है सरकार। तो ये चीज यहां पर आ गई कि ये समानता के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। आगे देखते हैं हम, और एक हमारी जो विशेषता है वो है सरलीकृत, मतलब आसान, सिंपल। हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो क्या है, थोड़ा सा सिंपल है, सरलीकृत है। मतलब इसमें कोई ऐसा हार्ड काम नहीं है। यहां पर हर एक व्यक्ति अपना क्या कर सकता है, नियोजन आसानी से कर सकता है। तो कर जो हमारी कर प्रणाली है, कर लगाने की जो प्रणाली है वो बहुत अच्छी है। आराम से इंसान अपने हिसाब से करों को मैनेज करता है, कैलकुलेट करता है और सरकार को अपने हिस्से का कर क्या दे देता है, दे देता है। तो हमारी कर प्रणाली सुविधाजनक है, सरल है समझने में, कैलकुलेट करने में, ये सब बातें। तो ये हमारी अच्छी बातें हो गई हमारे कर प्रणाली की। अब बात करते हैं इसके दोष क्या है। इसके दोष क्या है, मतलब इसके कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमारे कर प्रणाली को बुरा बताती है। तो इसमें पहली चीज है तो हमारी कर प्रणाली अव्यवस्थित है। क्या है, अव्यवस्थित है। एक मिनट दीजिएगा। हमारी जो कर प्रणाली क्या है, अव्यवस्थित है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसका विकास वैज्ञानिक आधार पर नहीं हुआ है। यह बस सरकार ने कुछ नियोजन करने के बाद लगाया गया है, किसी सिद्धांतों को फॉलो करते हुए लगाया नहीं है। इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। दूसरी जो बात है कि हमारी जो कर प्रणाली है, व्यवस्था है, वो असंतुलित है, क्योंकि इसमें करारोपण से प्राप्त कुल आय में जो होता है प्रत्यक्ष करों की खर्च, जो कर है उसकी तुलना में अप्रत्यक्ष करों का योगदान क्या होता है, अधिक होता है। इसको असंतुलित इसलिए कहा गया है कि अगर कर प्रणाली है तो ये बोलना चाहते हैं कि हमारे दो कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो जो प्रत्यक्ष कर से जो हमें पैसा मिलता है वो कम होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो मिलता है हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब जो हमारा इनकम टैक्स वगैरह हो गया ना, इनकम टैक्स वगैरह वो कम है।
लेकिन जो हमारा जीएसटी वगैरह जैसे टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। मतलब ये अप्रत्यक्ष करों का योगदान क्या है हमारे आर्थिक प्रणाली में, ज्यादा है, लेकिन जो हमारे प्रत्यक्ष कर है उनका योगदान क्या है, कम है। इसलिए हमारी जो कर व्यवस्था है वो असंतुलित कर व्यवस्था है। फिर भारतीय कर प्रणाली न्यायशीलता की कड़ाई से पालन नहीं करता। न्यायशीलता का कड़ाई से पालन नहीं करता मतलब क्या होता है, तो जैसे अगर कर लगाया जाता है तो धनी वर्ग की अपेक्षा करों का भार निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। जैसे कर लगाया गया और कोई एक निर्धन व्यक्ति है जिसके पास आज भी पैसा आ गया थोड़ा सा, तो अगर वो भी टैक्स देना पड़ता है उसको। अगर मान के चलो कि अगर एक आधी प्रॉपर्टी किसी गरीब व्यक्ति ने बेचा है तो प्रॉपर्टी बेचने पर जो स्टैंप ड्यूटी लगती है तो वो अमीर आदमी को भी देनी पड़ती है और गरीब आदमी को भी देनी पड़ती है। मतलब ये जो हमारा कर प्रणाली है वो क्या है, न्यायशीलता को नहीं फॉलो कर रहा है। न्यायशीलता का मतलब ये सभी को, गरीब को भी वही चीजें बताता है और एक अमीर आदमी को भी सेम ही टैक्स भुगतान करने के लिए बोलता है कुछ चीजों पर। हाँ, तो ये न्यायशीलता कड़ाई से पालन नहीं करता। फिर दूसरी बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कर व्यवस्था अनिश्चितता का गुण विद्यमान है। इसमें इसे बजट को मानसूनी जुआ भी माना जाता है। जो जैसे कर व्यवस्था में जो कर की दरें होती है वो कहाँ निश्चित होती है, बजट में होती है। अब बजट की दर कम होंगी, ज्यादा होंगी, ये सब चीजें सरकार के हाथों में है। तो बहुत सारे लोग ये जो बजट पेश होता है या सरकार की जो कर प्रणाली होती है उसको जुआ समझते हैं, मानसूनी जुआ मानते हैं कि ये कुछ भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और जो भारतीय हमारा कर प्रणाली है ये कार्यकुशल नहीं है, इसी कारण भारत में ज्यादा पैमाने पर क्या होता है, कर चोरी होता है। यहाँ पर भारत में कर चोरी ज्यादा होता है, करों को चुराया जाता है, यही चीज यहाँ पर बोली गई है। तो ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या है, ये हमारे भारतीय व्यवस्था के गुण नहीं है बल्कि क्या है, दोष है। क्या है, ये दोष है। क्लियर है आपको बात इतनी? तो मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें सिखाया हूं। एक बार जल्दी से आपको बता दूं कि क्या क्या समझाया हूं मैंने आपको। पहले तो मैंने कर क्या होते हैं वो समझा दिया, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है ये समझा दिया मैंने। फिर मैंने आपको हमारा जो कर क्यों देना चाहिए, क्यों लगाया जाता है वो बता दिया मैंने। शुल्क और कर में क्या डिफरेंस होता है वो बताया मैंने। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, तो उसके बाद मैंने अभी आपको ये चीजें समझाया कि हमारी कर प्रणाली जो है भारतीय, उसके गुण क्या है और दोष क्या है। उम्मीद करता हूं आपको ईच एंड एवरी टॉपिक जितने भी मैंने पढ़ाया हो सब आपके दिमाग में बैठ गए होंगे और सब आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, हम उस डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। और वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमारा एकमात्र मोटिवेशन है आपका कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर बताइए, हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेते आएंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हमारे बनाए हुए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजन एकेडमी नाम के एक ऐप है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उसे डाउनलोड कीजिए और वो वहां से ये नोट्स ले लीजिएगा। आपको ये नोट्स वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वहां इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें पसंद आई होंगी। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।